हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 22। एपिसोड की शुरुआत वही सी होती है जहाँ हमें किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आता है और जिन्हों जैसे ये आवाज़ सुनता है तो वो कहता है ऐसा लगता है ये आवाज़ जिया की डायरेक्शन से आ रहा है। और संजिंग जैसे ही जिन्हों की ये बात सुनता है तो वो कहता है धत तेरी की ये एक ट्रैप है, और यहाँ से जाते हुए कहता है जिन्हों तुम यहीं पर ही रहो और धीरुईजी पर नज़र रखो और मैं जिया को बचाने जा रहा हूँ, और अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो तुम मुझे कॉल करना। इतना कहने के बाद सेंजिंग यहाँ से चला जाता है, और सेंजिंग जैसे यहाँ से चला जाता है तो धीरुईजी एक डेविल वाली स्माइल देता है, और फिर हमें हमारे सेंजिंग को फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ से भाग कर जाते हुए अपने मन में कहता है हालांकि ये भी एक चाल है कि मैं जिया का पीछा करूँ, लेकिन यहाँ जिनों के साथ बहुत सारे लोग हैं इसलिए ये शायद ठीक होगा। इतना कहने के साथ ही सेंजिंग जिया को ढूंढ लेता है, इसलिए एक जेब पर रुककर अपने एक तलिस्मैन का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिया को दिखाया जाता है जिसे एक शख्स ने अपने कंधे पर उठाकर पानी के ऊपर भाग रहा होता है, और भागते भागते पीछे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है मैंने सोचा था कि वो इससे बेहतर है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वो यहाँ तक कि मेरे परछाई को भी नहीं पकड़ सकता। इतना कहते ही कि तभी उसे पीछे कुछ दिखता है, इसलिए वो कहता है वो क्या है, और उस चीज़ की तरफ ध्यान से देखता है, और वो जैसे ही ध्यान से देखता है तो वो और कोई नहीं वो हमारा सेंजिंग होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में पानी के ऊपर दौड़ते हुए इसकी तरफ आ रहा होता है। और ये शख्स जैसे ही देखता है तो वो घबराते हुए कहता है शिट ये वही लड़का है, और जल्दी से अपना रास्ता मोड़कर दूसरी तरफ भागने लगता है। और हमारा सेंजिंग जैसे ही इस शख्स को दूसरी तरफ भागते हुए देखता है तो वो वहीं पर ही रुक कर कहता है तुम बहुत स्लो हो, और एक एनर्जी का हाथ बनाकर इस शख्स को पकड़ने के लिए इसके पीछे भेज देता है। और ये शख्स जैसे ही अपने पीछे उस एनर्जी से बने हुए हाथ को आते हुए देखता है तो ये शख्स पहले तो थोड़ी देर तक घबराते हुए भागता है, लेकिन जब इसे लगता है कि ये इससे बच नहीं सकता तो एक जेब पर रुककर एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए हंसते हुए कहता है जहरीले कीड़ों प्रकट हो जाओ, मॉन्स्टर्स प्रकट हो जाओ और मुझ में इकट्ठा हो जाओ और दुनिया को तबाह कर दो। इतना कहने के साथ ही ये शख्स अपनी टेक्निक पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है, और इस तरफ हमारा सेंजिंग उसके स्किल को देखकर हंसते हुए कहता है कितना तुच्छ स्किल है, और अपने पास से एक तलिस्मान निकालकर उसका इस्तेमाल करते हुए कहता है 9 आसमानों की सुप्रीम इलेक्ट्रिसिटी मेरे लिए इस कीड़े को मसल दो। सेंजिंग के इतना कहने के साथ ही सेंजिंग का अटैक उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर जाकर लगता है, जिस वजह से उसके हाथ से जिया छूटकर पानी में गिरने वाली होती है। लेकिन जिया के पानी में गिरने से पहले ही हमारा सेंजिंग जिया को पकड़ लेता है और एक रात की सांस छोड़ते हुए कहता है अब जबकि जिया को बचा लिया गया है तो चलिए अभी के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, पहले घर वापस चलते। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें सेंजिंग के बंगले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंजिंग जिया को कंधे पर लेकर बंगले के गेट के सामने आकर हाँफते हुए कहता है पूरी रात भर लड़ना थका देने वाला है, यहाँ तक कि जब मैं पहले से ही बेस फॉर्मेशन स्टेज पर हूँ। और जिनों का आवाज़ लगाते हुए कहता है जिनों मेरी मदद करो, मैं और ज़्यादा चल नहीं सकता। लेकिन सेंजिंग के बातों का ना ही जिन्हो जवाब देता है ना ही कोई और, जिस वजह से सेंजिंग घबराते हुए कहता है जिन्हो। और फिर सेंजिंग अंदर आ जाता है जहाँ पर तेजरफिश और सारे बॉडीगार्ड जमीन पर बेहोश पड़े रहते हैं, जिस चीज़ को देखकर सेंजिंग कहता है यहाँ क्या हुआ है और धीरुईजी और जिन्हो कहाँ गए हैं। सेंजिंग इतना कहते हैं कि तभी उसे सुबेन का ख्याल आता है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है सुबेन मैं कसम खाता हूँ अगर दोबारा तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद सेंजिंग यहाँ से तेजी से भागकर बंगले के अंदर जाकर सुबेन के रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है सुबेन। इसके बाद हमें सुबेन को दिखाया जाता है जो कमरे के अंदर आराम से सो रही होती है, और वो जैसे ही हमारी सेंजिंग की आवाज़ सुनती है तो वो जाग जाती है और सेंजिंग से कहती है सेंजिंग आखिरकार तुम वापस आ गए। और हमारा सेंजिंग जैसे ही सुबेन को यहाँ पर देखता है तो वो जिया को नीचे गिराकर तुरंत सुबेन के पास आकर उसे गले लगा लेता है, और सुबेन सेंजिंग को जैसे ही इस तरह बर्ताव करता देखती है तो वो सेंजिंग से कहती है सेंजिंग तुम्हारे साथ क्या गलत है। फिर सेंजिंग कहता है बाहर के सारे बॉडीगार्ड जमीन पर बेहोश पड़े हैं और जिन्हों गायब है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। फिर सुबेन सेंजिंग को शांत कराते हुए कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, और मुझे यकीन है कि तुम आज रात थक गए हो इसलिए पहले आराम कर लो। फिर सेंजिंग कहता है ठीक है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सेंजिंग एक अच्छी सी नींद लेकर उठता है, और हमारा सेंजिंग जैसे ही उठता है तो उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है, इसलिए वो कहता है ये स्मेल कैसी है। और फिर हमारा सेंजिंग इस स्मेल का पीछा करते हुए किचन में आ जाता है जहाँ सुबेन कुछ बना रही होती है, इसलिए हमारा सेंजिंग सुबेन को पीछे से पुकारता है। और सुबेन जैसे ही सेंजिंग की आवाज़ सुनती है तो वो पीछे मुड़ती है और कहती है सेंजिंग तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गए, तुम्हें और ज़्यादा सोना चाहिए था। फिर सेंजिंग कहता है मैं अच्छी तरह से सो नहीं सकता जब अभी भी चीज़ें अनसुलझी है, वैसे तुम पका क्या रही हो। और सुबेन जैसे ही सेंजिंग की ये बात सुनती है तो वो जो भी बना रही होती है उसके सामने आकर कहती है अरे मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए अभी मत देखो। फिर सेंजिंग सुबेन के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे साइड हटाते हुए कहता है संभल के, ये गर्म है
और सुबेन ने जिस चीज़ को बनाया होता है उस चीज़ को देखकर कहता है क्या ये नूडल्स हो सकता है। फिर सुबेन कहती है वेल ये था, लेकिन मुझे लगता है अब ये बस आटा है। फिर सैनजिंग सुबेन को साइड हटाकर एक वाटी में नूडल्स डालने लगता है खाने के लिए, जिस चीज़ को देखकर सुबेन कहती है सैनजिंग रुको, तुम क्या कर रही हो। फिर सैनजिंग कहता है मैं बस ये मज़े के लिए कर रहा हूँ और ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं मेरे खाने के लिए है। और फिर बाटी में नूडल्स भरकर एक टेबल पर खाने के लिए आ जाता है और साथ ही सुबेन भी एक बाटी में नूडल्स भरकर सैनजिंग के साथ खाने के लिए आ जाती है। और सुबेन जैसे ही नूडल्स खाती है तो उसे ये मीठा लगता है, इसलिए वो अपने मन में कहती है मैंने फिर से चीनी को नमक समझ लिया, लेकिन उसने फिर भी ये सब खा लिया। और फिर सैनजिंग से कहती है सैनजिंग तुम्हें पता है अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं है तो इसे ना खाना, ठीक है। फिर सैनजिंग कहता है नहीं नहीं इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए अपना नूडल्स खा रहे होते हैं, लेकिन तभी टीवी में एक न्यूज़ चल रहा होता है। वो न्यूज़ ये होता है कि कल रात मशहूर व्यवसायी मिस्टर डी के घर में आग लग गई, जिससे 2 लोग मारे गए और मिस्टर डी और उनके बेटे गायब है। इसके अलावा बिजनेसमैन यांग जी अपने घर में मृत पाए गए हैं और पुलिस को इसमें शक है कि ये हत्या हो सकता है। इसके अलावा हमारे स्रोत के अनुसार हमें पता चला है कि यांग जी और मिस्टर डी हाल ही में एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर अनुचित है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं। और दोस्तों न्यूज़ इतना ही था, इसके आगे बस वही सावधान रहो सतर्क रहो यही सब चीज़ें लिखा था, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सुबेन इस न्यूज़ को सुनने के बाद सैनजिंग से कहती है क्या यह तुम हो सकते हो जिसने ये किया है। फिर सैनजिंग अपना मुंडे हिलाते हुए ना कहता है और फिर सुबेन कहती है ओ मुझे लगा कि ये तुम हो सकते हो, चलो छोड़ो ये सब बातों को, किसने ये किया इसे साइड में रखते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उनका इससे इरादा क्या है। फिर सैनजिंग कहता है सच कहूँ तो मुझे यकीन भी नहीं है, लेकिन मैं उन दोनों के इरादे अच्छे से जानता हूँ जो कि बदला लेना है, इसलिए वे तुम्हें अगवा करना चाहते थे और तेजरफेस को जख्मी। और जहाँ तक बात रहा यांग जी के मौत की, तो वो शायद मिस्टर डी के आदेशों का पालन ना करने के कारण हुआ है, लेकिन तो फिर मिस्टर डी के गायब होने के पीछे का क्या कारण है। क्या मिस्टर डी ने इस घटना के पीछे के रियल पर्सन के आदेशों का पालन नहीं किया इसलिए मिस्टर डी गायब है। दोस्तों मैंने अभी जो बताया है वो थोड़ा सा बदल कर बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा था वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर सैनजिंग आगे कहता है अगर ऐसा है तो उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि अगर ये मैं होता तो मैं कल कोई कदम क्यों नहीं उठाता। फिर सुबेन कहती है शायद उनका टारगेट मेरे ग्रैंडपा है। फिर सैनजिंग कहता है अगर ऐसा है तो वे लोग बिंग चैंग में हंगामा नहीं करते। सैनजिंग इतना कहते ही है कि तभी साइड से जिया कहती है क्योंकि वे मेरी छोटी बहन को चाहते हैं। और हमारे सैनजिंग और सुबेन जैसे ही जिया की आवाज़ सुनते हैं तो वो उसकी तरफ मुड़ते और कहते हैं तुम अभी तक गए नहीं। लेकिन जिया इन लोगों के बात का जवाब ना देकर आगे कहती है शुरू में मुझे और मेरी छोटी बहन को बंदी बनाया गया माना जा रहा था, लेकिन उस काले लिबादे वाले बूढ़े आदमी के मेरे बहन को देखने के बाद हर कोई आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां वो काले लिबादे वाला बूढ़ा आदमी जिया के छोटी बहन के गाल पे हाथ रखकर हंसते हुए कहता है तो ये लेजेंडरी सुप्रीम इन शरीर है, ये तो बहुत कीमती है, और जोर जोर से हंसने लगता है। और यांग जी जैसे ही इस काले लिबादे वाले शख्स की ये बात सुनता है तो वो कहता है ये सुप्रीम इन शरीर क्या है, वो बस एक बेवफा कुतिया है जिसने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। और मिस्टर डी उन्हें इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं रहता है, इसलिए वो सीधा इस काले लिबादे वाले शख्स के पास आकर उससे कहता है अरे आप कब शुरू करने वाले हैं, और इस काले लिबादे वाले शख्स को छूने जाता है। लेकिन मिस्टर डी के उसे छूने से पहले ही वो काला लिबादे वाला शख्स मिस्टर डी के ऊपर अपने सेंटीपीड से अटैक कर उन्हें साइड से बेहोश कर देता है और फिर उनके ऊपर पैर रखकर कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, और क्या तुमने देखा नहीं मैं बिजी हूँ। और अपने मन में कहता है मैं इतनी कीमती चीज़ के बारे में किसी को जानने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे एक वेस की ज़रूरत है। और फिर यांग जी के पास आकर उसके तरफ मोबाइल आगे करते हुए कहता है हम तुम्हारे ओरिजिनल प्लान के साथ चलेंगे, तो बताओ तुम्हें अभी किसे कॉल करना है। फिर यांग जी कहता है जिन्हो, मुझे जिन्हो को कॉल करना है। फिर ये काले लिबादे वाला शख्स कहता है तो फिर उसे कॉल करो। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।